आओ हिंदी पढ़े में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने कक्षा 12वीं का दूसरा चैप्टर जूझ जो आनंद यादव द्वारा रचित है उसकी शुरुआत की थी। हमने यहाँ तक पढ़ा था उसमें कि लेखक और उसकी माँ दत्ताजी राव सरकार के पास अपने पढ़ाई करने की सिफारिश लेकर जाते हैं और दत्ताजी राव सरकार से ही कहते हैं कि आप ये मत बताना कि हम यहाँ पर आपके पास आए थे। अब आगे। मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई दत्त सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम माम था। दादा ने अधीरता से पूछा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तो रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े को बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। अब लेखक बताते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ दत्ता राव सरकार के यहाँ से वापस आया। 1 घंटा की रात हो गई थी और दादा यानी लेखक के पिता घर आ गए थे। लेखक भी उस समय घर में थे। उसी समय माँ ने दादा यानी लेखक के पिता से कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बहुत दिन से तेरा मालिक अर्थात तेरा पति दिखाई नहीं दे रहा है, खेत से आ जाने पर उसे मेरे पास भेज देना। ये सुनकर दादा यानी लेखक के पिता थोड़े से व्याकुल हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या कुछ काम वाम बताया था उन्होंने? तो लेखक की माँ कहती है, नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो लेखक के पिता यानी दादा कहते हैं, तो मैं ही वहाँ पर आता हूँ, तब तक तो रोटियाँ सेक ली और गणप्पा आए तो खेतों पर उसके काम करने के लिए भेज देना। और क्योंकि दादा तुरंत वहाँ उठ खड़ा हुआ और देसाई के बाड़े यानी देसाई जो प्रतिष्ठित जमींदार थे गांव के, उनके यहाँ से बुलावा आना दादाजी के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रही थी। क्यों आया है रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठे बैठे थोड़ी देर अभी तो आया है यह मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन से में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं। क्यों रत्नापा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। अब लेखक बताते हैं कि आधा घंटा होने पर माँ ने मुझे कहा, तुम भी अब जाओ और तुम जाकर दादा से यानी पिता से कहना कि जीवन ने अर्थात खाना खाने के लिए बुलाया है। तो लेखक कहते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। और सरकार यानी देसाई जी जो थे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वे उसकी राह देख रहे थे यानी इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों आया है रे छोरे? तो दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। तो फिर कहते हैं, लेखक बताते हैं कि दत्ता सरकार भी उसे वहीं बिठा लेते हैं और लेखक वहीं बैठ जाते हैं। धीरे धीरे दत्ता राव जो है पूछते हैं कि किस क्लास में पढ़ता है या कक्षा में पढ़ता है? तो मैंने अर्थात लेखक ने कहा, जी 5वीं में मैं पढ़ता हूँ। क्यों रे? और अब नहीं पढ़ता? क्यों रे? दादा ने पिता ने मना किया है और खेतों में कोई काम करने वाला नहीं। क्यों रत्नापा? रत्नापा लेखक के पिता। हाँ जी। फिर तू क्या करता है? और उस समय सरकार ने दादा से जिरह यानी बातचीत करना शुरू किया तो दादा सारा इतिहास बाहर बता, यानी कि जो पूरा दिन क्या करते थे क्या नहीं करते थे सारा बता देते हैं। तो दादा पर वे खूब गुस्सा करते हैं और उनको चिखरी कोटी भी हजामत बनाना यानी चिखरी कोटी सुनाती हैं। अब आगे।
देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। तब दत्ताराव जी जो देसाई जी थे, लेखक के पिता को डांटते हुए कहते हैं कि खेत का सारा काम धंधा तूने छोड़ दिया, काम की तरफ तेरा ध्यान नहीं लगता और इसी कारण तुझे फसल जो बोता उसमें तुझे कुछ कमाई धमाई नहीं होती और तू लुगाई अर्थात अपनी पत्नी और बच्चे को काम पर लगाकर खुद खुले सांड की तरह पूरे दिन गांव में इधर घूमता रहता है। और अब अपनी मस्ती के लिए कि तूने मस्ती करने के लिए अर्थात उसकी पत्नी ने उसको बता दिया था वह कहाँ पर जाता रहता है, तब तूने छोरे का अर्थात लेखक का सारा जीवन उस बलि पर चढ़ा दिया था। तो उसे काम धंधे में लगा कर उसकी पढ़ाई छुड़वा कर तूने काम धंधे में लगा, जो खुद घूमता रहता है। अब आगे दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दी उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर। यहाँ से पाठशाला जाते समय मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। तो दादा अर्थात लेखक के पिता की हर एक बात को दत्ताजी राव काट रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम कल सवेरे से ही पाठशाला अर्थात स्कूल चले जाना और पूरी फीस भी भर देना और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ना ताकि तेरा साल बच जाए और अगर तुझे पढ़ने से रोके तो सीधा मेरे पास तो चला आना और जितना काम हो सके सुबह शाम ते कर सकता तो उतना पाठशाला अर्थात स्कूल जाने से पहले कर लेना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। फिर कहते हैं इसके पास बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह व्यवहार करता है, अर्थात स्वयं इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ ये घूम रहा है और तुझे घर के काम धंधे में पढ़ाई छुड़वाकर घर के काम धंधे में लगा दिया है। अब आगे, मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसीलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? अब लेखक बताते हैं कि पिताजी फिर कहते हैं कि मैंने इसको पढ़ने के लिए मना नहीं किया, जरा सा ये गलत संगत में पड़ गया था और इसीलिए मैंने इसकी ये कहीं और अधिक गलत संगत में ना पड़ जाए, मैंने इसके स्कूल से इसका नाम कटवा दिया। अब दत्ताराव पूछते कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादाजी ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। फिर उन्हें लेखक की गलतियाँ निकालनी शुरू कर दी कि कभी कंडे यानी कि गोबर के उपले बेचता है जो बनाती है उसकी माँ, तो कभी वह जो चारा है उसको बेच देता है, कभी फिल्म देखने चला जाता है, कभी खेलने चला जाता है, खेती के काम धंधे में और घर में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। और दादा ने इस तरीके से लेखक के ऊपर पलटवार कर दिया। क्यों रे छोकरे, ये दत्ताराव सरकार उसे लेखक को डांटते हुए कहते हैं। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसा लगा दिया, पट्टा यानी जुए पर पैसा लगा दिया था। दादाजी तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच निकाल कर ठोक दिया। कहने का अर्थ है कि फिर मैंने जब पिताजी मेरे बारे में दत्ताराव सरकार को उल्टा सीधा कहने लगे तो मेरे से भी चुप नहीं रहा गया और मैंने भी कहा कि मैंने मेरे पट्टा अर्थात जुए पर पैसे लगा दिए थे और दादा तो कभी भी सिनेमा अर्थात फिल्म देखने के पैसे नहीं देते थे, इसीलिए खेत के पर जो गोबर पड़ा था तो जो पशु कर जाते थे मैं उन्हें उठा कर माँ से उनके कंडे थपवा देता था और उसे बेच कर ही मैंने कपड़े बनवाए थे और उसी में से जब थोड़े बहुत पैसे बच गए तो मैंने उनसे सिनेमा देख लिया। अब आगे, अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। नापास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी,
पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। तब दत्ताराव सरकार पूछते हैं कि अब ये जो तू करता है उल्टे सीधे काम जो तूने किया उसको बंद कर, वो अपना पढ़ाई में मन लगा। नापास नापास अर्थात कभी फेल तो नहीं हुआ है। तो लेखक बताते हैं नहीं जी, पाठशाला जाना बंद कर दिया था, इसीलिए परीक्षा अर्थात मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेर की पाठशाला जाना लग। और इस तरीके से दत्ताराव सरकार ने लेखक की पढ़ाई के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बाहर पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या। तो कहते मैं तो खड़ा होकर चल पड़ा था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे दत्ता सरकार और पिता की बातें सुनने को मिली कि अरे बच्चे की जात अर्थात बच्चा है, अगर एक आध बार उसने फिल्म विल्म देखी तो क्या हुआ, अगर एक आध बार बच्चा खेलने भी लग गया तो क्या हुआ, इस बात को लेकर क्या उसका पढ़ना लिखना बंद कर देगा क्या। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। और फिर जी लेखक के पिता ने कहा, आप कहते तो भेज देता हूँ कल से स्कूल में, लेकिन एक आध साल देख लेता हूँ, अगर ये सुधर गया तो ठीक है। और दत्ता राव के सामने उसके पिता कुछ नहीं कह सके और मन मारकर उन्होंने दत्ता राव सरकार के सामने लेखक के पढ़ने की बात कह दी, क्योंकि उनके आगे उनका कुछ बस भी नहीं चलने वाला था। अब आगे, खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगाना, समझे, मंजूर है क्या। अब दत्ताराव सरकार की बात तो उसके पिता कैसे टाल सकते थे। तो लेखक के पिता ने एक नया दाव खेला कि हो सकता है कि लेखक ही मना कर दें, और खाना खाते खाते उन्होंने लेखक से के सामने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी कि पाठशाला 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले तुझे दिन निकलने से पहले खेत पर जाकर काम करना होगा, 11 बजे तक खेत इत्यादि पानी देना होगा, और खेत से फिर सीधे पाठशाला अर्थात स्कूल जाएगा, और सवेरे आते समय से ही पढ़ने का बस्ता ले आना, कि जब तू सुबह खेत पर आएगा तो उस समय अपना बस्ता यानी अपना बैग भी साथ लेकर आएगा, और छुट्टी होते ही घर में अपना बैग रखकर सीधा खेत पर आकर घंटा भर ढोर अर्थात जिनके पालतू पशु थे उनको चराना, और कभी खेतों में अगर ज़्यादा काम हुआ तो तुझे पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना, समझे, मंजूर है क्या। अर्थात जब स्कूल खेतों में ज़्यादा काम होगा तो तुझे स्कूल से एब्सेंट भी रहना पड़ सकता है। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा। नहीं तो लेखक के पिता ने जो दाव खेला था वो दाव भी नहीं काम आया, और लेखक ने कहा ठीक है, हाँ मैं कब कह रहा हूँ, अगर पाठशाला जाऊँगा तो काम अगर खेत में ज़्यादा होगा तो मैं स्कूल से एब्सेंट गैर हाजिर यानी एब्सेंट रह सकता हूँ, और मैंने कब मना किया है, और मैंने अर्थात लेखक ने अपने पिता की सारी बातें मान ली, और अंदर ही अंदर से मैं आनंद में उमड़ रहा था। अर्थात मुझे खुशी हो रही थी कि मेरी जो पढ़ाई बीच में छूट गई थी अब मुझे पढ़ने का दोबारा मौका मिल रहा है। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, और कहता है कि ये सब बातें मंजूर हैं तो स्कूल जा सकता है, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है। अब आगे, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं को चलता हूँ कि नहीं तुझे।
तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था कि अब देखा कि लड़के ने भी हाँ भर दी। अब दत्ताराव सर के ऊपर से दबाव था, इसीलिए लेखक के पिता उसको कुछ कह नहीं पाए। और फिर कहा उसने, फिर एक और दाव खेला, हाँ यदि शाम सवेरे जब मैं आऊँगा खेत में, यदि तू मुझे खेत में नहीं मिलेगा तो तू जहाँ भी मिलेगा मैं वहीं तुझे कुचलूँगा यानी मैं वहीं तेरी बुरी तरह पिटाई करूँगा। और तेरे ऊपर जो पढ़ाई लिखाई का जो भूत सवार है ये सारा भूत उतार दूँगा। और मुझे मालूम तो बालिस्टर अर्थात तो कोई बड़ा ऊंचा अधिकारी तो बनने वाला नहीं है। और दादा बार बार कुर कर रहा था यानी गुस्से में बार बार मुझे डांट रहा था। और मैं चुपचाप गर्दन नीची करके चुपचाप अपना सारा खाना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े सहने कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। बताते हैं कि रोते धोते कि पिता तो नहीं चाह रहे थे मैं पाठशाला जाऊँ, स्कूल जाऊँ, लेकिन फिर से पिता के न चाहते हुए भी मैं स्कूल में मैं जाना शुरू कर देता हूँ। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, बारिश, भूख, प्यास आदि का ख्याल न करते हुए दिन रात मैं खेत में जुटा रहता था। लेकिन अब सोचा कि जो दोपहर थी, भयंकर दोपहर थी जैसे गर्मियों की, तो उस समय मैं आराम से स्कूल में रहूँगा। इससे भयंकर गर्मी से बचने के लिए अगर मास्टर की छड़ी भी लग जाए तो इससे आनंद आएगा। अब आगे फिर से 5वीं से में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, पर वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियाँ का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भिलट्ठे के बने थैले में उन्हीं ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी बस के इंतजार बैठा रहता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। लेखक बताते हैं क्योंकि मैं 5वीं से मेरा नाम कट गया था, इसीलिए मुझे दोबारा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वहाँ नापास लिखा हुआ था। और फिर पहले ही दिन मैं क्लास में गया तो क्लास में गली के 2 लड़के मिले। बाकी सब मेरी जान पहचान के नहीं थे और उनमें सभी बच्चे मेरे से कम उम्र के थे और मैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्र का था। ये देखकर मेरा मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, यानी मन दुखी हो जाता है। और एक अपरिचित कि जैसा एक बेंच पर मैं जाकर अपनी पुरानी कापी किताबें लेकर बैठ जाता हूँ। मास्टर कौन है अर्थात कौन क्लास टीचर है मेरा, इसका भी मुझे पता नहीं था। और मैं अपनी जो बुक थी, अपनी पुस्तकें थी, कापियाँ थीं, उसे एक लट्ठे अर्थात एक जूट के बैग में रखकर लेकर आया था। और कैसे बैठा था कि जैसे बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाल कर किसी के इंतज़ार में बैठा होता है, उसी तरह मैं भी वहाँ अपनी पढ़ाई की पुरानी किताबें लेकर बैठा था। क्या नाम है मेहमान? क्या दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आकर बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने
के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। बताते हैं कि क्लास का एक शरारती जो लड़का जिसका नाम चौहान था, वह मुझसे प्रश्न पूछता है और कहता, क्या नाम है मेहमान? लगता है नया आया है या फिर गलती से तू इस क्लास में आकर बैठ गया है। इस तरीके से वह मेरा मजाक उड़ाने लगा। क्यों? और जब मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी पोशाक भी अजनबियों जैसी थी, क्योंकि मैं खेत से काम करके सीधा स्कूल आया था। इसीलिए मेरी जो ड्रेस मैंने पहन रखी थी वो मटमैली धोती हो चुकी थी, अर्थात मिट्टी लगी हुई थी, और गमछा पहनकर ही मैं अकेला ऐसा लड़का था जो कक्षा में आया हुआ था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने अपने सिर पर उसे लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुर्रा की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए। वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणनवधरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देख उनसे पूछा, किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। और फिर लेखक बताते हैं कि उस लड़के ने मेरा गमछा मुझसे खींच लिया था और मैंने सोचा कि यह मेरा गमछा पूरी क्लास में इधर उधर घूमेगा और फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने मेरा गमछा अपने सिर पर लपेटा और मास्टर की नकल करने लगा और हुर्र की आवाज़ करने लगा। इतने में मास्टर आ गया और उस गुंडे लड़के ने वह जो मेरा गमछा था टेबल पर रख दिया। और इस पहले दिन की इस घटना ने, लेखक कहते हैं कि मेरे दिल की धड़कन बना दी और छाती धक धक करने लगी थी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए और टेबल पर जो मटमैला गमछा था देखकर पूछा, किसका है? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। लेखक बताते हैं कि पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। और उसने वह गमछा अर्थात लेखक का गमछा नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, कहाँ यहाँ क्यों रखा है? मूर्खों की तरह उसने लेखक को डांटते हुए कहा। मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। लेखक बताते कि मैंने उस लड़के के बारे में कहा जिसने मेरा गमछा छीन लिया था। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर ने उस लड़की की ओर चली गई। तो आज बस इतना ही, शेष हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पाठ भी इतना ध्यानपूर्वक समझ आया होगा, और हम शेष पाठ अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।